Hello students. Today I'll solve some numericals on electric flux and Gauss law. ठीक है, तो ये तुम्हारा जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 9 होगा. ठीक है, इससे पहले तुम्हें प्लेलिस्ट में मेरा 8 कंसेक्यूटिव लेक्चर्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक वो मिल जाएगा. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर डिस्कस किया था. तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में मैंने पहला एप्लीकेशन जो है वो करवाया था, और गॉस लॉ के एप्लीकेशन के साथ साथ मैंने तुम्हें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बात किया था. वहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा. ठीक है, और इन तीनों का जो डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन मैंने तुम्हें बताया था. और एक ही एप्लीकेशन करवाया था गॉस लॉ का, जो कि था तुम्हारे पास एक इनफाइनाइटली लाइन चार्ज था. ठीक है ना, उसमें इनफाइनाइटली पॉजिटिव चार्ज है, लाइन एलिमेंट है तुम्हारे पास, इनफाइनाइटली लॉन्ग. और मैंने कहा था कि इसके लिए इसका अगर सरफेस सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है इसका, तो इसके वजह से किसी भी एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा. तो हमने इसको सॉल्व किया गॉस लॉ अप्लाई करके. गॉस लॉ इसीलिए अप्लाई करते हैं कि ताकि तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए निकाल सको. तो इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था, लेमडा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, वो तुम्हें पिछले वीडियो में मिल जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं. तो न्यूमेरिकल जो होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस तो तुम देख ही रहे हो. तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं. तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अगर बात करूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको मैंने फाई लिखा था. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने ऐसे लिखा था पहले. जिस दिन मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में तुमसे डिस्कशन किया था, तो वहां पे मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो ई डॉट ए होगा. ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने पूरा इलेबोरेटली डिस्कशन किए थे, तो वहां पे डॉट प्रोडक्ट है तो ये स्केलर प्रोडक्ट होगा. इसके यूनिट यूनिट सब मैंने बता दिया था. अब देखो जो फ्लक्स है ना, जो गॉस लॉ जब आ गया, तो गॉस लॉ की वजह से भी हमने क्या निकाला था. गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि जो फ्लक्स होगा थ्रू ए क्लोज सरफेस is always equal to 1 by epsilon naught times total charge present inside the closed surface. तो मान लो यहाँ पे मैं Q लिख रहा हूँ enclosed, Q enclosed. ठीक है, तो टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस. तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास जो फ्लक्स है, तो फ्लक्स जो है उसका डेफिनेशन ई डॉट ए है, और यहाँ पे भी और एक फ्लक्स है. तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं तुम्हें न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ. तो न्यूमेरिकल में अगर मेरे पास फ्लक्स अगर पूछ रहा है, न्यूमेरिकल्स में अगर मेरे को पूछ रहा है कि डिटरमाइन द फ्लक्स, कोई भी सिचुएशन देके फ्लक्स अगर पूछेगा, तो क्या मैं ये फॉर्मूला यूज करूं या फिर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं. अगर इन दोनों फॉर्मूले का जो यूसेज है वो अलग अलग सिचुएशन में होगा, तो पहले हम वो जानने की कोशिश करेंगे कि सिचुएशन कौन सा सिचुएशन में कौन सा इक्वेशन यहाँ पे यूज करना है. मतलब कौन सा सिचुएशन में मुझे गॉस लॉ अप्लाई करना है और कौन सा सिचुएशन में मुझे ई डॉट ए करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. वैसे ई डॉट ए वाला जो प्रॉब्लम होगा वो तुम्हें मतलब प्रीवियस जब जब मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स करवाया था, तब ई डॉट ए वाला एक दो प्रॉब्लम मैंने तुम्हें करवाया भी था. ठीक है, और गॉस लॉ जो है, गॉस लॉ का भी सेपरेटली मैंने प्रॉब्लम करवाया था. तो अब देखते हैं मतलब फिर भी यहाँ पे कि कुछ और प्रॉब्लम लेंगे, और जाके हम वहां से हमें पता चलेगा कि भाई कब इस फॉर्मूले को यूज करना है और कब इस फॉर्मूले को यूज करना है. चलो स्टार्ट करते हैं. एक फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड था, गॉस लॉ वाला फॉर्मूले में, गॉस लॉ वाला जो फॉर्मूला था तुम्हारे पास फाई इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो इसमें देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नहीं है. मतलब मेरे पास अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गिवन हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास गिवन हो, तो वहां पे मैं गॉस लॉ अप्लाई नहीं करने वाला हूँ. ठीक है, मैं देखूंगा कि उसका एरिया दिया हुआ है नहीं, या फिर उसका एरिया निकाल सकता हूँ कि नहीं. फिर देखूंगा इसका एरिया अगर मैं निकाल पाया तो इसका एरिया वेक्टर कैसे निकालूंगा. ठीक है, जैसे कि वाई जेड प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में वाला एक प्रॉब्लम मैंने करवाया था कि एक एरिया जो है तुमने एक्स वाई प्लेन में रखे हो, तो उसका एरिया वेक्टर जेड डायरेक्शन में होगा. समझ रहे हो ना. मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ अगर मेरे पास फाई इक्वल टू ई डॉट ए वाला भी है कि इससे भी फ्लक्स निकाला जाता है, बट मैं ये वाला तभी अप्लाई करूंगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं है तो मुझे गॉस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है मतलब मुझे गॉस लॉ अप्लाई करना है फ्लक्स निकालने के लिए. ठीक है ना. तो गॉस लॉ अगर तुम अप्लाई करते हो तो मतलब तुम्हें ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फिर
क्लोज सरफेस चाहिए होगा। गॉस लॉ अगर तुम्हें अप्लाई करना है तो तुम्हें क्लोज सरफेस चाहिए होगा। वो क्लोज सरफेस तुम्हें गिवन नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। अगर तुम्हें क्लोज सरफेस, तुम्हारे पास क्लोज सरफेस गिवन नहीं है तो तुम्हें एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस खुद से बनाना पड़ेगा, फिर तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। क्योंकि तुम्हारे पास जो चार्ज होना पड़ेगा ना, वो इनसाइड द क्लोज सरफेस होना पड़ेगा। जितना भी चार्जेस प्रेजेंट है इनसाइड द क्लोज सरफेस, समझ रहे हो ना। और उस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है, वही होगा Q enclosed by एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जैसे कि पहले एक सिंपल सा प्रॉब्लम में तुम्हें बताता हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, और तुम्हें गिवन है कि एक क्लोज सरफेस है यहाँ पर, ठीक है, एक सर्कल है। मान लो इसका रेडियस r है, ठीक है, तो इसका रेडियस r है, यहाँ पे चार्ज q है। तो तुम्हें एक क्वेश्चन ऐसे पूछा कि भाई इस सरफेस में जो फ्लक्स है, मैंने इसको φ1 कहा। इस चार्ज के लिए ये वाला जो सरफेस क्लोज मैंने बनाया ना, वो गिवन है तुम्हें, क्लियर है। अब कह रहा है कि भाई ये चार्ज पूरा अंदर है और इससे फ्लक्स निकल रहा है चारों ओर, इससे फ्लक्स ऐसे निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज से लाइन से फोर्स तो ऐसे निकलेगा, है ना, क्लियर है। तो अब तुमसे पूछ रहा है कि तुम्हें ये गिवन है कि अब जो इस सरफेस जो फ्लक्स निकल रहा है ना, वो φ1 है, ठीक है। अब तुमसे कह रहा है कि इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस को मैं अगर डबल कर दूं, मतलब इस यहाँ पे हो गया, अब तुम्हारा क्लोज सरफेस ऐसा हो गया। अब रेडियस जो है डबल हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है ट्वाइस r हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस सिचुएशन में अब तुम्हारा जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा। अब जो फ्लक्स होगा जो कि ट्वाइस r रेडियस वाला है, उसका फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। तो देखो पहली बात तो क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इस प्रॉब्लम में तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गिवन नहीं है तो तुम कहते हो कि जो फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से, वो तो होता है कि 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो जब ये वाला क्लोज सरफेस था, मतलब r रेडियस वाला, जब r रेडियस वाला क्लोज सरफेस था, तो तुम मुझसे कह रहे थे कि फ्लक्स φ1 होगा, ठीक है। अब तुमने कहा कि रेडियस डबल हो गया, तो रेडियस तो डबल हो गया, ठीक है, बट इनसाइड इस ये जो क्लोज सरफेस तुमने मुझे दिया ट्वाइस r वाला, इसमें कितना चार्ज है, Q/ε0 ही तो है। मतलब ये वाला यहाँ पे तो चार्ज तो तुमने Q ही रखा है ना, प्लस Q मान लो, प्लस Q रखा, तो प्लस Q के लिए तुम कह रहे हो कि इस सरफेस से φ1 चार्ज जा रहा है, सॉरी फ्लक्स जा रहा है। तो ये सरफेस तुमने अगर पूरा ट्वाइस r कर दिया, थ्राइस r भी कर दिया, तब भी तो इनसाइड द क्लोज सरफेस कितना चार्ज हो रहा है, Q हो रहा है। तो इसका भी फ्लक्स कितना होगा, वो φ1 ही होगा। φ1 का वैल्यू कितना होगा, वो तो जितना चार्ज अंदर है Q है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, समझ रहे हो। मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस, क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये है गॉस लॉ वाला एक छोटा सा प्रॉब्लम, ताकि तुम अच्छी तरीके से समझ सको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं है, मतलब गॉस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। गॉस लॉ अप्लाई अगर तुम करते हो तो फिर तुम्हें क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा, या तो फिर तुम्हें क्लोज सरफेस दिया हुआ भी हो सकता है। तो जैसे कि तुम्हारे पास एक एक्सरसाइज है 1.18, तो देखो ये वाला जो प्रॉब्लम है मैंने वहां पे भी करवाया है इसको, तो बहुत जल्दी जल्दी करवाया था। यहाँ पे थोड़ा सा इलाबोरेशन के साथ करवाऊंगा। मैंने मेरा जो एक प्लेलिस्ट है NEET एंड JEE, उस पर मैंने ये वाला प्रॉब्लम करवाया था, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम मैंने उन लोगों के लिए करवाया था कि जो पहले पढ़ चुके हैं, तो मैंने इतना इलाबोरेशन इसमें नहीं दिया। तो ये एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है, वहां पे बता रहा है कि एक ना स्क्वायर है, एक स्क्वायर है तुम्हारे पास, और जो कि है 10 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। तो इसे सेंटर से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे तुमने एक चार्ज रख दिया, Q एक चार्ज तुमने रख दिया, ठीक है। तो अब तुमसे पूछ रहा है अगर तुम्हारे पास एक चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से कहीं पे भी एक चार्ज अगर मैं रख दूं ना, तो इससे लाइंस ऑफ फोर्स तो चारों ओर निकलेगा हर तरफ, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे मान लो एक सरफेस एरिया हो गया, तो कुछ लाइंस ऑफ फोर्स तो इसको भी क्रॉस कर रहा है। तो मैंने कहा कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग ए गिवन सरफेस एरिया इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो अब कह रहा है कि अगर ये यहाँ पे एक सरफेस एरिया है, तो इस सरफेस को तो कुछ लाइंस ऑफ फोर्स तो क्रॉस किया ना, कुछ लाइंस ऑफ फोर्स तो इस सरफेस एरिया को क्रॉस किया, तो यहाँ पे भी तो कुछ फ्लक्स होगा। तो वो फ्लक्स कितना है, मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने ऐसे बना, तो इसमें ऐसे पूछ रहा है
ये सिचुएशन मैंने इसलिए क्रिएट किया ताकि तुम्हें यहाँ पे समझ में आए। यहाँ से अगर तुमने कहा कि इस पॉइंट पे क्यू चार्ज है, तो इसके भी चारों तरफ तो फ्लक्स लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा। अब यहाँ पे एक सरफेस एरिया है जो कि स्क्वायर है, इसको देखने में मतलब पैरेललोग्राम लग रहा है, वो मतलब ऐसे रखे हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम नहीं है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर को मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा तो कुछ डायग्राम ठीक से समझ नहीं पाओगे। तो देखो, कह रहा है कि ये वाला चार्ज अगर यहाँ पे है, तो ये जो स्क्वायर है तुम्हारे पास नीचे, जो कि 5 सेंटीमीटर नीचे है सेंटर से, ये वाला डिस्टेंस सेंटर से यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि इस स्क्वायर से जो फ्लक्स जाएगा, व्हाट इज दैट वैल्यू। तो फ्लक्स तुम्हें निकालना है किससे, सिर्फ ये वाला सरफेस एरिया से। क्लियर है? ठीक है, तो ये वाला सरफेस एरिया से फ्लक्स निकालना है। अब तुम्हें पता है ना मैं क्या कहने वाला हूं, कि यहाँ पे जो है चारों ओर तो जा रहा है, इस लाइन्स ऑफ फोर्स का तो कंट्रीब्यूशन है नहीं इसके लिए, मुझे पता है, बस यहाँ से कुछ लाइन्स ऑफ फोर्स जाएगा, तो वो वाला लाइन्स ऑफ फोर्स तो ये वाला एरिया को क्रॉस करेगा ना, तो इसके लिए यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो कितना है। तो देखो, पहली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गिवन है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे गिवन है? नहीं है, मतलब तुम्हें इसको गॉस लॉ से सॉल्व करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है? नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, तो फिर हमें गॉस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब तुम कहना चाहते हो कि हमें गॉस लॉ क्या है कि फाई मतलब टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, ये जो होगा क्या होगा, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस कितना होगा, क्यू। क्यू कौन सा क्यू, जो चार्ज प्रेजेंट है इनसाइड द क्लोज सरफेस, यहाँ पे क्लोज लिखा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। पहली बात तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कि नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गिवन नहीं है तो हमें गॉस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो गॉस लॉ अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूं तो गॉस लॉ कहता क्या है, गॉस लॉ कहता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस होना चाहिए इज एक्जैक्टली इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू, जो कि प्रेजेंट हो इनसाइड द क्लोज सरफेस। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर से लिख देता हूं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, पहले मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं है, तो फिर फाई के डी डॉट ए नहीं होगा। दूसरी बात गॉस लॉ होगा, अगर गॉस लॉ होगा, गॉस लॉ तो ये है, तो क्या यहाँ पे चार्ज क्यू है, क्या ये आंसर होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या यही आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोज सरफेस, ये सरफेस तो ओपन है और ये चार्ज तो अंदर किसी के अंदर नहीं है ना, बाहर है। क्लियर है ना, ये चार्ज अंदर नहीं है, किसी भी सरफेस के अंदर नहीं है, मतलब मुझे गॉस लॉ तो अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि गॉस लॉ तो ये कहता है, तो ये वाला चार्ज जो होगा टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस, ये वाला चार्ज तो इनसाइड नहीं है ना, तो मतलब इस चार्ज को मुझे अंदर रखना पड़ेगा। ये चार्ज अभी बाहर है, तो मैंने इसको रब किया, फिर से ड्रॉ करूंगा। मतलब मेरे पास यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है जो कि 5 सेंटीमीटर दूरी पे था, और यहाँ पे एक ऐसा स्क्वायर मैंने रखा हुआ था, ठीक है, जो कि 10 सेंटीमीटर था उसका साइड, कोई भी साइड ले लो 10 सेंटीमीटर होगा। इसको अगर तुम्हें बंद करना है, इसको अगर तुम्हें बंद करना है तो कैसे करना होगा। मान लो मैं जिस रूम पे खड़ा हूँ ना, इस रूम पे मान लो फ्लोर तुम्हें दिखाई नहीं देगा, बस तुम समझ लो कि फ्लोर से 5 सेंटीमीटर ऊपर पे यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, तो नीचे फ्लोर है, इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर ये वाला मान लो एक चार्ज है यहाँ पे। तो यहाँ से नीचे जो फ्लोर है वो क्या है, नीचे जो फ्लोर है ये है, एक स्क्वायर है जिसका ईच साइड कितना है 10 सेंटीमीटर है। नीचे जो है वो एक स्क्वायर है, ईच साइड 10 सेंटीमीटर है, और नीचे से ऊपर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर लेके ऊपर और एक फ्लोर बना देता हूँ। अब नीचे एक फ्लोर हो गया और ऊपर एक फ्लोर हो गया, ऊपर से लेके नीचे तक डिस्टेंस कितना हुआ 5 + 5 10 सेंटीमीटर। अब मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या ये वाला चार्ज अब बंद हो गया, तो तुम कहोगे सर बंद तो नहीं हुआ क्योंकि नीचे से बंद है और ऊपर से बंद है। तो फिर कहोगे कि इस साइड से खुला हुआ है, इस साइड से खुला हुआ है, उस साइड से खुला हुआ है और इस साइड से भी खुला हुआ है। मतलब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी पे और एक स्क्वायर बना देता हूँ 10 सेंटीमीटर वाला, यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर दूरी पे और एक स्क्वायर बना देता हूँ 10 सेंटीमीटर वाला, है ना। फिर यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी पे 10 सेंटीमीटर वाला, सॉरी 5 सेंटीमीटर दूरी पे 10 सेंटीमीटर वाला एक स्क्वायर,
यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दूरी पे 10 सेंटीमीटर वाला और एक्स स्क्वायर। अब वहां से लेके वहां 5 + 5 10 हो गया, यहाँ से 5 वहां से 5, इस दोनों का भी 5 5 10 हो गया। बाकी जो मैंने यहाँ पे लगवाया सारा ऊपर भी सारा तो 10 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर लगवाया ना, समझ रहे हो। तुम भी किसी रूम में होगा, तुम भी किसी रूम में होगे, तो उस रूम में वो वाला रूम शायद स्क्वायर नहीं होगा बट क्यूबॉइड टाइप का होगा, ठीक है। सॉरी, वो वाला रूम क्यूब नहीं होगा, वो वाला तुम अब जिस रूम पे हो, तुम किसी ना किसी रूम पे हो, बाहर जाके नहीं देख रहे हो आई होप। तो अगर तुम किसी ना किसी रूम पे हो तो तुम्हारा जो रूम है वो क्यूबॉइड शेप का होगा। क्यूबॉइड समझ रहे हो ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट सारा अलग है। बट मैंने जो बनाया, मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक और एक 5 सेंटीमीटर में मैंने स्क्वायर ऐसे लगा दिया 5 सेंटीमीटर, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना हो गया, 5 + 5 10 सेंटीमीटर। मैंने कहा कि यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर दूरी पे और एक ऐसे लगा दिया, है ना, ये 5, और यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर दूरी पे और एक लगा दिया, और एक सामने और एक पीछे। तो क्या हो गया, ये क्यूब हो गया ना। और चार्ज कहाँ हो गया, चार्ज इस क्यूब के अंदर हो गया, समझ रहे हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है, तुम जिस रूम पे हो उसको क्यूब मान लो और तुम उस रूम के मिडिल पे आके खड़े हो जाओ, फिर ऊपर देखो, तुम ऊपर से भी क्लोज्ड हो, नीचे देखो तुम फ्लोर से क्लोज्ड हो, इस साइड से भी तुम्हारे पास दीवार है, इस साइड पे भी तुम्हारे पास दीवार है, उस साइड पे भी दीवार है, इस साइड पे भी दीवार है, तुम्हारे चारों ओर दीवार है, 6 दीवार है, ठीक है। मैंने कहा कि उस दीवार को मान दो एक एक जो है, मतलब वहां पे वॉल जो है वो सारा स्क्वायर है, तो सारे को स्क्वायर मानोगे तो ये क्यूब बन जाएगा। अब तुम एकदम मिडिल में खड़े हो ना रूम के, तो तुम अब पूरा क्लोज्ड हो, मतलब समझ रहे हो ना, तुम चारों ओर से, मतलब वॉल जो है तुम्हारे पास चारों ओर से घिरे हुए। अब तुम अंदर, अगर मैं पूछूं इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, अब तुम कहोगे भाई इस क्यूब के अंदर क्यू चार्ज है, तो पूरा इस क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा। अब इसको मैं एक क्यूब बना लेता हूं। आई होप कि मैं तुमको एक्सप्लेन कर पाया। अब मैं एक ऐसे बना लेता हूं, चार्ज कहीं पे यहाँ पे था, अब देखो यहाँ से चारों ओर से फ्लक्स निकल रहा है, समझ रहे हो ना, हर जगह से लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा तो फिर फ्लक्स भी निकलेगा। अब ये है बात कि ये जो क्यूब है, इस पूरा क्यूब के अंदर कितना चार्ज है क्यूब, तो इस पूरा क्यूब से फ्लक्स कितना निकलेगा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, पूरा क्यूब से फ्लक्स कितना निकला, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरे से ये पूछा कि पूरा क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा, नो, क्यूब तो हाइपोथेटिकल सरफेस था, वो मैंने बनाया। तो मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा कि भाई सिर्फ नीचे वाला जो साइड है, ये वाला नीचे वाला जो तुम्हारे पास सरफेस एरिया है, इससे कितना फ्लक्स निकलेगा। तो तुम कह रहे हो कि पूरा जितना भी सरफेस एरिया है उनसे फ्लक्स निकल रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पूरा कितना सरफेस एरियाज होते हैं यहाँ पे, 6 सरफेस एरिया, तो 6 के लिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है इसके लिए फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और 1/6। 6 के लिए, 6 सरफेसेस के लिए फ्लक्स हो रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चारों ओर से निकलेगा ना सारा, 1 2 3 4 5 6 होगा, एक समझ रहे हो ना, 6 तुम्हारे पास रूम है ना, तो तुम वहां से देख लोगे कितना वॉल है तुम्हारे पास, तो 6 सरफेस एरिया होगा। तो 6 के 6 सरफेस एरिया से फ्लक्स निकल रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक सरफेस एरिया से निकलेगा 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया इसको, क्योंकि तुम रूम में हो ना, तो वो रूम भी तुम्हें हेल्प कर रहा होगा इसको समझने के लिए। अगर मेरे को ये तो मेरे पास हो गया, तुम्हारे पास ये मेरे पास ये वाला क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 1.1। अगर मेरे को क्वेश्चन ऐसा पूछता कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू एनी टू अपोजिट सरफेसेस, तो एक क्यूब है, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता कि एक क्यूब है, इसके अंदर क्यू चार्ज है, एक क्यूब है इसके अंदर क्यू चार्ज है, तो उस क्यूब का, तो एक क्यूब है इसके अंदर क्यू चार्ज है, अगर मैं ऐसे कह रहा हूँ ना, इसका मतलब क्यूब के अंदर क्यू चार्ज है, मतलब तुम्हें हाइपोथेटिकल सरफेस बनाने की जरूरत नहीं है, बता दिया तुम्हें। एक क्यूब है उसके अंदर क्यू चार्ज है, तो उसका कोई भी दो अपोजिट जो सरफेस एरियाज है उससे कितना फ्लक्स जा रहा है। एक क्यूब है और उसके अंदर क्यू चार्ज है, ठीक है। डायग्राम तो तुम खुद से बना लोगे, इतना ध्यान मत दो डायग्राम पे, बस क्यूब बनाया मैंने,
एक क्यूब है, इसके अंदर क्यू चार्ज है, कह रहा है कि किसी भी दो ऑपोजिट टू सरफेस एरिया से, मतलब मान लो ये मैंने कंसीडर किया तो इसका ऑपोजिट ये होगा, है ना, तो इससे कितना फ्लक्स जा रहा है, तो सीधी सी बात से सेम होगा, टोटल फ्लक्स कितना जा रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक से कितना जा रहा है 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो दो सरफेस एरिया से कितना जा रहा है 2 इंटू 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, समझ रहे हो ना, तो आंसर कितना होगा, तो क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इक्वल टू 1 लिख देता हूँ, क्यू बाई 3 एप्सिलॉन, इस क्वेश्चन का आंसर क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर है, तो चलो तो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि इस तरीके का प्रॉब्लम तुम समझोगे। चलो और एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि मान लो तुम्हारे पास एक सिचुएशन ऐसा है कि एक क्यूब है, एक क्यूब है और इसका किसी भी एक कोने में मान लो क्यू चार्ज दे दिया मैंने, तो यहाँ पे मान लो क्यू चार्ज दे दिया, तो ये क्यूब है साइड ए मान लो, तो किसी भी एक कोने में, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी 8 कॉर्नर्स है ना, तो किसी भी एक कोने में तुमने क्यू चार्ज दे दिया। क्वेश्चन को समझो, तो अब कह रहा है कि ये जो पूरा क्यूब है इससे कितना फ्लक्स जाएगा इस चार्ज की वजह से। फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया, अगर मेरे पास एक चार्ज है तो इससे तो चारों ओर तो लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा ना, समझ रहे हो ना, तो कुछ लाइंस ऑफ फोर्स तो इसको क्रॉस कर रहा है। इस बार मुझे ऐसा नहीं पूछा कि एक फेस से कितना जा रहा है, मुझे पूछा कि पूरा क्यूब से कितना फ्लक्स जा रहा है। अगर किसी भी एक कॉर्नर में तुमने क्यू चार्ज रख दिया तो फिर से समझने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे पास एक क्यूब है और यहाँ पे कहीं पे चार्ज है किसी भी एक कॉर्नर, ठीक है, अब तुम सिचुएशन को समझो, मान लो ये वाला क्यूब था, अब मेरे पास क्यूब होता तो मैं दिखा देता, वैसे क्यूब अभी है नहीं मेरे पास, नहीं तो डेमो में दिखा सकता था, तो इसको नहीं दिखाई दे रहा है कहीं। चलो, तो इसको अगर ये क्यूब है, इसको मैं ऐसे रखता, अगर इस बोर्ड के ऊपर रखता, तो ये वाला मान लो ये वाला सारा सरफेस तुम्हें दिखाई नहीं देता, सिर्फ ये वाला चीज दिखाई देता, समझ रहे हो ना, इसके अंदर वाला चीज अंदर घुस गया। क्लियर है, ठीक है, जैसे कि ये वाला चीज है, ये मार्कर का पैकेट है मेरा, इसको मैं अगर देखो, ये तो क्यूबॉइड शेप का है ना, तुम समझ रहे हो ना, लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है, क्यूबॉइड शेप का है, इसको ये क्यूब कब होगा, जब सारा लेंथ ब्रेथ हाइट सारा सेम हो जाएगा। तो तुम फॉर द टाइम बिंग इस प्रॉब्लम को समझने के लिए तुम कंसिडर करो कि ये एक क्यूब है, ठीक है, मतलब तुमने मान लिया कि ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला हाइट जो है, सारा सेम है, ठीक है। तो चलो, मैंने कहा कि इसको मैंने अगर ऐसे रख दिया तो तुम्हें क्या यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, तुम्हें सिर्फ यहाँ से एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, है तो ये क्यूबॉइड, मैंने कहा क्यूब मान लो, तो ये वाला चीज तुम्हें दिखाई नहीं देगा, है ना, तो मैंने कहा कि मैंने इस क्यूब को ऐसे ड्रॉ किया, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हो ना, ये स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है, बस इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास एक क्यूब है और इसका किसी भी कॉर्नर पे एक चार्ज क्यू रख दिया मैंने, किसी भी एक कॉर्नर पे क्यू रख दिया, मान लो यहाँ पे क्यू रख दिया, है ना, तो इसके वजह से पूरा क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो गिवन नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन, इसको तो गॉस लॉ से करना पड़ेगा। अगर गॉस लॉ से करना पड़ेगा तो फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट क्या लिख सकता हूँ, तो भाई देखो यहाँ पे चार्ज इस साइड से तो ढका हुआ नहीं है, क्लोज नहीं है ना, तो ये क्लोज सरफेस तो नहीं है, मुझे क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि इसको समझो कि अगर क्यूब मैंने मान लिया, इसको क्यूबॉइड शेप का है, क्यूब मैंने मान लिया, इसको ऐसे रखूंगा तो तुम्हें सिर्फ ये वाला सरफेस दिखाई देगा, है ना, स्क्वायर टाइप दिखाई देगा, तो मैंने ये किया। अब देखो यहाँ पे तो ये वाला चीज काम आ गया, यहाँ पे मेरे पास एक कॉर्नर पे चार्ज है क्यूब, ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि इससे जो ये जो क्यूब है देखने में लगता है स्क्वायर है, मैंने बता दिया क्यूब है, इसको ऐसे रखा है ना। अब देखो ये जो चार्ज है ये क्लोज्ड नहीं है, मतलब इनसाइड द क्लोज सरफेस नहीं है, तो इसको क्लोज करना पड़ेगा, मुझे हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। फिर से इसको लेता हूं, अब देखो
इसको ऐसे रखा, इस कोने में एक चार्ज है, ठीक है। तो मैं हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस बनाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे भी और एक क्यूब रख देता हूँ, यहाँ पे भी और एक क्यूब मैंने रख दिया, ये स्क्वायर नहीं है, ये वाला चीज को यहाँ पे एक क्यूब रख दिया। क्या ये बंद हो गया? क्या ये बंद हो गया? नहीं। फिर यहाँ पे भी एक रख देता हूँ, ये सारा क्या है? क्यूब है, स्क्वायर नहीं। फिर यहाँ पे भी एक रख देता हूँ। क्या ये बंद हुआ? समझो बात को, मतलब तुमने यहाँ पे एक रखा, चार्ज तो यहाँ पे था, चार्ज तो इस पॉइंट पे था, फिर तुमने यहाँ पे एक रखा, चार्ज यहाँ पे, समझो यहाँ पे रखा, यहाँ पे ऊपर से तो खुला हुआ है ना, यहाँ पे रखे वो चार्ज, पीछे से बंद कर दिया तुमने, ऊपर से तो खुला हुआ है ना। इसका मतलब तुम यहाँ, अब मैं ड्रॉइंग नहीं कर सकता, अब मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे रखे हो, अब यहाँ पे इसके ऊपर और रखोगे, इसके ऊपर और एक रखोगे, इसके ऊपर और एक रखोगे, और इसके ऊपर और एक रखोगे, अब बंद हो जाएगा पूरा चार्ज, समझ रहे हो ना। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता ऐसे इसके ऊपर, ठीक है। ऐसे रखोगे तो टोटल तुमने कितना रखा, टोटल तुमने 1 2 3 4 और ऊपर में भी 4, टोटल तुमने 8 क्यूब्स रखे, 8 क्यूब्स तुमने रखे, है ना। तो अब समझो, अब जो मेरे पास सिस्टम हुआ, मतलब ऊपर रखने के बाद, तो पूरा सिस्टम से जो फ्लक्स जाएगा वो कितना होगा, सिस्टम के अंदर कितना चार्ज है, क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। पूरा सिस्टम में कितना क्यूब्स है, 8 क्यूब। तुमसे कितना क्यूब से पूछा, एक ही क्यूब से तो पूछा था, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, तुम्हारा जो आंसर 5 लिखता हूं मैं, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना। क्लियर है? बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, अगर तुम समझते हो तो फिर बहुत इजी लगेगा, नहीं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगेगा कि कैसे किया कैसे किया। देखो गॉसियन सरफेस बनाना ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट इशू था, गॉसियन सरफेस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू था। गॉसियन सरफेस मेरे को नहीं दिया क्योंकि गॉसियन सरफेस मुझे बनाना पड़ेगा, तब मैं मतलब ये अप्लाई कर सकता हूँ गॉस लॉ, गॉस लॉ से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं है ना। तो कैसे बनाया, पहले क्यूब था, इस क्यूब को हमने यहाँ पे उठाकर ऐसे रखा, मैंने कहा कि बाकी सारा चीज अंदर चला गया, है ना, फिर ऊपर से एक स्क्वायर टाइप दिखाई दे रहा। फिर मैंने कहा कि इस चार्ज को बंद करना है, तो ऐसे इसके चारों ओर रखा, फिर देखा कि बंद नहीं, ऊपर से खुला हुआ है, फिर ऊपर इसके और 4 रख दिया। अब 8 क्यूब से टोटल फ्लक्स जा रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 क्यूब से कितना जा रहा है, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पे और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में भी मैंने लास्ट में तुम्हें रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग जो है लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। तो बहुत सारे बच्चे तो सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को देखते हैं, मुझे पता है, तो इतना तो हेल्प कर सकते हो मेरे, कि आप मेरे वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है, कमेंट करो, लाइक करो। तो ये एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, सब्सक्राइब करो, जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा लेते हैं कि मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है और जिसका लेंथ L है और इसका रेडियस जो कि है R, ठीक है। तो एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है मेरे पास और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे एक्स एक्सिस पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, ठीक है। बात को समझो, मेरे पास एक गिवन सिलेंडर है जिसका लेंथ L है और रेडियस R है, और तुमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिलेंडर के ऊपर से चालू कर दिया, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्म है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब तुमसे कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस एरिया को क्रॉस कर रहा है तो इस सिस्टम से जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स, वो कितना होगा, ठीक है, जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो सिलेंडर वाला मैंने गॉसियन सरफेस बनाया था। पहले बात तो यहाँ पे क्या गॉस लॉ तुम अप्लाई करोगे, तो गॉस लॉ क्या अप्लाई होगा इसमें, गॉस लॉ जो है तुम्हारे पास, गॉस लॉ क्या अप्लाई होगा, तो गॉस लॉ अप्लाई नहीं करना है मुझे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। दूसरी बात, गॉस लॉ के लिए चार्ज चाहिए जिसको मुझे क्लोज करके रखना है, अगर हाइपोथेटिकल सरफेस बनाना पड़े तो, अदरवाइज अगर सरफेस गिवन है तो फिर ठीक है। यहाँ पे सरफेस तो है, सिलेंड्रिकल सरफेस तुम्हें दिया हुआ है, बट गॉस लॉ के लिए तुम्हारे पास कोई चार्ज नहीं है, और वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो हमें गॉस लॉ अप्लाई नहीं करना होगा, ठीक है। तो चलो, मतलब यहाँ पे मैं ऐसे सॉल्व करूंगा इसको, फाई इक्वल टू ई डॉट ए, ऐसे सॉल्व करूंगा, ये तो क्लियर है मेरे पास, है ना। इसका मतलब मुझे यहाँ पे ए वेक्टर लिखा, मतलब यहाँ पे मुझे एरिया वेक्टर जो होगा
एरिया वेक्टर जो होगा उसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। जब मैंने फ्लक्स करवाया था मैंने कहा था फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अगर कॉस मेरे पास 90 डिग्री हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। समझ रहे ना। देखो अगर मेरे पास, अब इस प्रॉब्लम को करते हैं, ये वाला रेडियस यहाँ पे, ये वाला सिलेंडर जो है इसका कितना सरफेस एरिया है, एक सरफेस एरिया तो इस साइड में है, जिसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर होगा। ये वाला सरफेस है और एक है, मान लो इसको मैं S3 लिख रहा हूँ, इसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। और यहाँ पे एक है, ये कितना होगा ट्वाइस पाई आर इंटू एल, है ना। ये वाला कर्व सरफेस एरिया। अब देखो इस सरफेस में अगर कोई भी एलिमेंट लोगे, एरिया एलिमेंट लोगे, उसका वेक्टर कहाँ पे रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुमने कहा कि इस डायरेक्शन पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे अप्लाई किया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है। और इस सरफेस के लिए मान लो डीएस एलिमेंट लिया, डीएस एलिमेंट यहाँ पे है, एरिया वेक्टर, तो एंगल 90 डिग्री है, मतलब फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। कोई सा भी सरफेस ले लो सिलिंड्रिकल बॉडी का, यहाँ पे भी ऐसा होगा, इसके ऊपर वाला, मतलब ये एक सिलिंड्रिकल, ये वाला शेप तो सिलिंड्रिकल है, यहाँ पे लोगे ऐसे होगा, यहाँ पे लोगे ऐसे। बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर टाइम पे ऐसा ही है, एक ही डायरेक्शन पे है और यूनिफॉर्म है एक्स एक्सिस पे। अगर तुमने यहाँ पे एरिया लिया, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री, यहाँ पे लिया एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री। मतलब इस सरफेस एरिया से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा फ्लक्स का, क्लियर है ना। मेरे से पूछा क्या, मेरे से पूछा कि अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हो तो फिर टोटल फ्लक्स कितना है, अगर इसका रेडियस आर है और लेंथ एल है। क्लियर। मैं ये मतलब आई होप कि मैं ये बता पाया कि ये वाला सरफेस एरिया का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, इस वाले सरफेस का आएगा, ऑब्वियसली इस वाले सरफेस का आएगा। तो हमें टोटल फ्लक्स निकालना है। ये जो सिलेंडर है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस में ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो की है यूनिफॉर्म अप्लाई किए हो तुमने। अब देखो मैं अगर इस सरफेस की बात करूं, इस सरफेस में जो फ्लक्स होगा मतलब फाई 3, वो कितना होगा। पहली बात तो फाई 2 कितना हुआ, जीरो हो गया, ये हमें पता है। फाई 3 अगर इस सरफेस की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई है डॉट ए वेक्टर। अब देखो ई ए वेक्टर, ई डॉट ए, यहाँ पे कोई सा भी एलिमेंट अगर मैं लूंगा तो इसका नॉर्मल ऐसे जाएगा, है ना। इसको समझो, ये था यहाँ पे नॉर्मल, ये सरफेस एरिया का नॉर्मल ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा है ना। तो ई ए और 0 डिग्री होगा, समझ रहे हो ना। तो ई यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 0 मतलब 1। फिर फाई 1 क्या होगा, फाई 1 फिर से दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में। इस सरफेस S3 बोला था मैंने, S3 के लिए जो एरिया एलिमेंट लिया था वो नॉर्मल यहाँ पे जाएगा, एरिया वेक्टर इस सरफेस के लिए, ये मेरा S1 है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी डायरेक्शन में, ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ पे, इस साइड पे, है ना। तो मतलब तुम कहना चाहते हो कि ई डॉट ए अगर मैं लिखूं यहाँ पे ई ए कॉस पाई होगा, है ना। तो कॉस पाई मतलब -1, तो माइनस ई ए मतलब पाई आर स्क्वायर। तो तुमसे पूछा टोटल फ्लक्स, तुम समझ रहे हो टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। इस सिस्टम से टोटल फ्लक्स कितना होगा, अब ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स होगा मेरा, टोटल फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 कितना, फाई 1 माइनस ई पाई आर स्क्वायर, फाई 2 कितना 0, फाई 3 कितना ई पाई प्लस ई पाई आर स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, ये तो 0 है, अल्टीमेटली आंसर 0 होगा, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स इस सिस्टम के लिए 0 होगा तुम्हारा, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। इसी सिचुएशन को मैं थोड़ा सा ऐसे कर, एक क्वेश्चन ऐसा लेता हूं कि एक्सिस मैंने बना लिया, एक्स वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन हो गया इसका। तो इसके ओरिजिन से मान लो 1 मीटर दूरी पे, 1 मीटर दूरी पे यहाँ पे एक सिलेंडर मैंने रखा है, ठीक है। और इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है वो भी 1 मीटर ही है, ठीक है। और इसका जो ये वाला एरिया है, ठीक है,
तो यहाँ पे जो एरिया है, ये एरिया है तुम्हारे पास मान लो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला एरिया भी तुम समझ चुके हो कि 50 सेंटीमीटर होगा। अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म नहीं है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर दे रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है कि 100x आई कैप, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तुमने एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही अप्लाई किए हो तुमने, बट इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है कि टोटल फ्लक्स जो है इस सिस्टम से, टोटल फ्लक्स वो कितना है, फाई टोटल कितना है। तो ऐसे वाला प्रॉब्लम को तुम कैसे सॉल्व करोगे? क्या है सिचुएशन कि यहाँ पे भी पिछले प्रॉब्लम की तरह हॉरिजॉन्टल एक सिलेंडर है जो कि एक्स एक्सिस में है। मैंने कहा कि ओरिजिन से लेके यहाँ का जो डिस्टेंस है जहां पे तुम सिलेंडर रखे हो, ये वाला डिस्टेंस 1 मीटर है और इसका लेंथ भी 1 मीटर ही है। दूसरी बात, जो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है यहाँ पे, वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम तुम करोगे, ये तुम्हारा होमवर्क है, बस मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे कि तुम्हें पता है ये वाला सरफेस एरिया का जो फ्लक्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये कर्व सरफेस एरिया जो होगा इससे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस सरफेस से मिलेगा और इस सरफेस से मिलेगा। मान लो ये वाला सरफेस एरिया मैंने S3 रखा, ठीक है। तो मैं एक दिखा देता हूँ। फाई 3 कैसे निकालोगे? तो तुम तो E डॉट ए ही तुम्हें करना पड़ेगा, E डॉट ए ही करना पड़ेगा। अब एरिया वेक्टर भी इस साइड पे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड पे, तो ये तो तुम्हारा हो गया ई ए कॉस 0 डिग्री हो गया। अब ई कितना है? ई है 100 इंटू एक्स। एक्स तो यहाँ पे वेरिएशन है, बट इस सिचुएशन के लिए, पर्टिकुलर इस सिचुएशन के लिए एक्स कितना है? इस एरिया को, ये एरिया कितना दूरी पर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चाहिए ना, तो ये कितना दूरी पर है? ये देखो 1 + 1 2, तो ई का वैल्यू कितना लिखोगे? 100 इंटू यहाँ पे 2, ठीक है। ये किसका वैल्यू लिखा तुमने? ई का। ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम अगर मैं फाई 1 लिखता तो यहाँ पे जो एक्स है इसके वैल्यू कितना लिखता? यहाँ पे, यहाँ से शुरू हुआ, समझ रहे हो ना? ये कितना लिखता? अगर मैं फाई 1 लिखता तो फिर तो ई डॉट ए लिखता मैं, है ना। तो ई डॉट ए मतलब तुम कहोगे कि ई ए कॉस, ये तो पाई होगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड से जा रहा है और इसका एरिया वेक्टर उस साइड से है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे तो माइनस होगा, माइनस ई ए होगा, बट ई का वैल्यू क्या लिखता? -100x का वैल्यू कितना? 1, और एरिया तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो अब तुम करोगे, अब तो जीरो नहीं आएगा क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब तुम करोगे और मुझे कमेंट में आंसर दोगे इसका टोटल फ्लक्स कितना होगा। आई होप कि सिचुएशन को तुम समझ चुके हो, क्योंकि पिछले वाला एक प्रॉब्लम भी अभी हमने करवाया, वहां पे बस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था। अगर तुम इसको समझते हो ना, इस प्रॉब्लम को अभी जो करवाया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो तुम जो सॉल्व एग्जांपल है एक बुक में एनसीईआरटी के, उसको तुम्हें, वो भी तुम्हारा होमवर्क होगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली 1.8 नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा, 1.910 ऐसा कुछ होगा, देख लेना। मैं बता देता हूँ क्या है कि यहाँ पे a सेंटीमीटर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये a सेंटीमीटर दूरी पे तुमने एक क्यूब रखे हो, ठीक है। तुमने एक क्यूब रखा और क्यूब का साइड भी a है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुमने अप्लाई किया ये ऐसा है, अल्फा x⁻½ आई कैप, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बुक में मिल जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व एग्जांपल है, बुक में मिल जाएगा। बस मैं कह रहा हूँ कि इसको तुम्हें करना है कि टोटल फ्लक्स कितना है, क्वेश्चन पूरा मिल जाएगा, जो भी पूछा वो निकाल लेना। बस यहाँ पे क्या करना है, ऊपर वाला फेज का कंट्रीब्यूशन 0 आएगा, सिर्फ ये वाला फेज और ये वाला फेज का कंट्रीब्यूशन ही आएगा, बाकी सारा तो 90 डिग्री होगा ई डॉट ए करने से, है ना। ये वाला फेज इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन पे है, आई कैप दिया हुआ है ना, इस वाले फेज के लिए माइनस आएगा, इस वाले फेज के लिए प्लस आएगा, फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये प्लस होगा और ये माइनस होने की वजह से माइनस हो जाएगा, टोटल फ्लक्स कितना है निकल जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो? क्लियर है? तो इसको तुम्हें करना है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी की किताब में मिल जाएगा। बाकी सारा फेसेस तो क्या होगा, बाकी सारा फेस, इन दोनों फेस, एक क्यूब है तुम्हारे पास, क्यूब
है तुम्हारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है ना, तो ये वाला फेज जो है और ये वाला फेज जो है इसका कंट्रीब्यूशन आएगा। इस फेज का, नीचे वाला फेज का तो नॉर्मल ऐसे होगा, ऊपर वाला फेज का नॉर्मल ऐसे होगा, इस वाले फेज का यहाँ पे नॉर्मल होगा, बैक साइड में नॉर्मल होगा। ये सारा जो नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे आगे और पीछे भी, सारा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री होगा, कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, है ना। तो सिर्फ इन दोनों का आएगा, बट इसका एरिया वेक्टर इस साइड में होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा पाई एंगल होने की वजह से, और इसका एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रहा है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसा कुछ है दिया हुआ, बाकी सारा न्यूमेरिकल वैल्यू किताब में मिल जाएगा, बस तुम्हें करना है, ठीक है, क्लियर है। तो इसको तुम करोगे, तो एक तो होमवर्क वहां पे दे दिया, उसका वैल्यू तुम निकालना है, इसको भी तुम क्वेश्चन लिख के करोगे, और इसी प्रॉब्लम को सेम सिचुएशन में E इक्वल टू अल्फा एक्स पकड़ के भी करोगे, ठीक है। अब x टू द पावर हाफ मैंने नहीं लिखा, तो इसके लिए कोई अलग सा आंसर आएगा, वो मुझे कमेंट में लिख के बताना। तो 3 होमवर्क है तुम्हारे पास, एक तो इसको पूरा डिटो सॉल्व करना है जैसे क्वेश्चन है वैसा, एक उसको सिर्फ रूट ना मान के सिर्फ अल्फा एक्स करके सॉल्व करना है, ठीक है। एक्स का रूट तुम्हें नहीं देना है, बाकी सारा वैल्यू सेम है, बाकी सारा वैल्यू सेम है, तुम्हें मुझे बताना है, ठीक है। तो ये सारा प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम मैंने करवाया तुम्हें, कुछ होमवर्क दिया, तो आई होप कि तुम ये अब समझ जाओगे कि तुम्हें कब गॉस लॉ तुम्हें अगर अप्लाई करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं होगा, तुम्हें हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस बनाना होगा, है ना। और अगर तुम्हें गॉस लॉ अप्लाई नहीं करना है मतलब तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो उसके उस टाइम पे तुम्हें सरफेस एरिया के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जो एरिया वेक्टर है उसको ठीक से देखना पड़ेगा, कौन सा एरिया वेक्टर कहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना। तो फ्लक्स जो 2 तरीके से निकाला जाता है वो मैंने डिस्कस किया यहाँ पे, आई होप कि तुम्हें समझ में आया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रॉब्लम करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के ऊपर। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।